सर नमस्कार। जय हिंद। सर एक थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा सा लगे। लेकिन उसमें ऐसा था कि जैसे 2000 आई थिंक 15-16 से हम लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो और पीछे कई बार ऐसा हुआ है, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या होता है। तो एक चीज कहना चाहूंगा सर, पहले तो थैंक यू कि आपकी स्टडी जो है जबरदस्त स्टडी है। और वो मैं क्यों कह सकता हूँ जबरदस्त स्टडी है, बिकॉज जब जब आपने कभी इकोनॉमी से रिलेटेड कहा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ऐसा होना है, यूएस की इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ सकता है, साउथ एशिया में क्या पड़ सकता है, तो वो तकरीबन तकरीबन वैसा ही होता रहा। और जब 2020 में आपने बात की था, इतने ख्याल जून जुलाई के आसपास की बात है शायद, है ना, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें तो बात हुई थी जब कोरोना चल रहा था, बहुत पीक पे था, और हम लोग ये डर रहे थे पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो आपने ये कहा था कि ये 2024-25 तक इसके चलने के आसार है। हम देख भी रहे हैं कि जो चाइना से शुरू हुआ, बिल्कुल फिर चाइना जीरो हो गया, अभी कुछ दिन पहले फिर आई थी कि चाइना में कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कंट्रीज में लॉकडाउन जैसी पोजीशन आ गई थी। पहले फेज 1, मतलब फेज 1 तो नहीं कहेंगे उसको, वेव 1, वेव 2, फिर अल्ट्रा, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें नए नए नाम दे करके इसके कोरोना के गेम में आ रही। फिर जैसे लास्ट जून में आपने कहा था कि अभी जो है आगे जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल रहेगी, तो हम लोगों ने अपने काफी शेयर्स वगैरह करके उस पैसे को एक पार कर लिया था हम लोगों ने, ताकि उसमें लॉसेस वगैरह ना हो। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया था उसमें, और हमने देखा भी उसमें, क्योंकि जैसे आप बताते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो वो हुआ भी था। तो अगर उन चीजों को हम देख करके, हम तो खैर काफी संभल गए, और बड़ा अच्छा हुआ कि हम लोग आपके साथ जुड़े हों, जो जो आप बताते रहे और हम लोग फॉलो करते रहे, तो आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो उन चीजों को देख करके, तो अब एक थोड़ा सा मन में एक और क्यूरियोसिटी सी आती है, या मेरा क्वेश्चन ही से उसको समझ लीजिए कि अब आगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है सिनेरियोज काफी चेंज हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग आपका क्या होता है? मैं समझ गया सर, आपका सवाल मैं समझ गया। एंड गॉड्स ग्रेस है कि जो जो कहा है पिछले कुछ सालों में, एंड जितने सालों से आप जुड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो सच हो रहे हैं। वेदर इट वाज रिलेटेड टू LIC IPO या क्रिप्टो या कोविड क्राइसिस के रिलेटेड, की कोविड क्राइसिस अल्टीमेटली विल कंटिन्यू टिल 2025। एंड ऐसे कई तरह की इवेंट्स होती हैं। एक्चुअली अगर हम इसको यूं समझें कि तीन तरह की इवेंट एनालिसिस हो सकती है। वन इज फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड जो इवेंट्स होती हैं उसका एनालिसिस, यानी कि आज ये पता लगाना कि आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगी, इसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स इवेंट्स एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी बन सकती हैं, यानी कि देश के जो फंडामेंटल्स हैं, जो देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो कैसे कैसे इवॉल्व हो सकती हैं या चेंज हो सकती हैं, यानी कि आने वाले समय में, रेदर देन मार्केट्स में एक्शन होने के बाद बताना कि क्यों हुआ, वो नहीं, एडवांस में बताना कि क्या होगा एंड क्यों होगा। या रेदर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज होने के बाद कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले एडवांस में बताना है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या होगा एंड क्यों होगा। एंड गॉड्स ग्रेस, मैं ऐसा बोलूंगा कि टोटली गॉड्स ग्रेस है कि 10 में से 9 बार ऐसा हुआ है। एक्चुअली एक और तीसरे तरह का एनालिसिस होता है, मगर मैं उस पर बाद में आता हूं। ये जो दो तरह का एनालिसिस है, मैं कई बार 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 जिक्र भी किया है हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन में भी, फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में जो हमारे वेबिनार्स हैं वगैरह वगैरह, कि ये जो लर्निंग मेरे को मिली है या जो समझ मिली है, ये बहुत ही फ्यू लोगों के पास होती है, और स्पेसिफिकली उन लोगों के पास होती है जो डेरिवेटिव्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स में काम करते हैं। एंड गॉड्स ग्रेस, after working in best of the best brands across globe in US, in Dubai, etc., investment banking में या hardcore financial models या valuation या corporate banking, corporate finance, मगर जब treasury derivatives में घुसे with one of the largest private sector banks in India and managing one of the large MNC clients of India and the world, वहां पे जो एक्सपोजर मिला डेरिवेटिव्स ट्रेजरी का, वहां से इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो समझ है या जो पकड़ है,
या जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जो समझ है या पकड़ है वो वहां से शुरू हुई। एंड थैंकफुली हमने तब सीखा जब वर्ल्ड में क्राइसिस था। एंड इसलिए मैं शायद यूं कह सकता हूं कि जो एक्सपोजर 2008 वाले क्राइसिस ने दिया वो शायद कई और मेरे कलीग्स जो डेरिवेटिव ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो बाद में आए या जो पहले आके चले गए उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला। एंड इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसको बाद में देखेंगे या अभी जो सुन रहे हैं जो कोरिलेट नहीं कर पा रहे वो एक वीडियो जरूर देखें कि डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को क्यों एक एज होता है मार्केट की नॉलेज का या इकोनॉमिक पॉलिसीज का। एंड वही मिसिंग है वर्ल्ड में, 99% लोगों को वो चीज समझ नहीं आ सकती क्योंकि उन्होंने वो एक्सपोजर लिया नहीं। एंड तीसरे तरह का एनालिसिस जीपी सर, वो एक तरह से वैसा एनालिसिस है जिसको मैं बोलता हूं इवेंट्स एनालिसिस जो पॉलिटिकल एंड नेचुरल कैलामिटीज रिलेटेड है। हालांकि इसके ऊपर मेरा कोई एक्सपोजर नहीं रहा मगर ये मैं सीख रहा हूं अपने पैशन के तहत। और मेरे को लगता है कि जैसे जैसे मैं सीखता रहा हूं ऐसे ऐसे आप भी सीख रहे हैं। मैं कुछ कुछ आपको पास ऑन कर रहा हूँ पोर्टफोलियो एजुकेशन में, फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में, बच्चों के लिए जो सारथी प्रोग्राम में। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं और फर्दर सीखता चले जाऊं। तो आजकल मैं ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स और ये जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज के अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज है या पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर एक तरह से इवेंट एनालिसिस सीख रहा हूँ। एंड वो मेरा पैशन है। तो धीरे करके वो जब उस जर्नी में हूँ तो वो भी सीखते सीखते मेरे को लगता है कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता रहता हूँ आप सारों से धीरे धीरे करके। तो इसलिए अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर मैंने जिक्र किया मार्च 2021 में ही कि आने वाले समय में यील्ड बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो उसके कारण बॉन्ड फंड्स इंपैक्ट होंगे, डेट फंड्स इंपैक्ट होंगे। तो दैट वाज मोर ऑफ एन एनालिसिस ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड। या अगर अक्टूबर 2021 में मैंने जिक्र किया कि हमारे पोर्टफोलियोज काफी वॉलेटाइल हो जाएंगे और हम देख भी रहे हैं, अब हम अप्रैल मई में ऑलरेडी ये वॉलेटाइल देखो तब से हो रहे हैं। वो निफ्टी का जो लेवल था वो निफ्टी के लेवल से कहाँ कितनी करेक्शन हो गई है अभी तक और कितना वॉलेटाइल रही है मार्केट, और वो अक्टूबर 2021 में ही जिक्र किया। एंड उसकी एक एक्सट्रैक्ट वीडियो हमने पब्लिकली यूट्यूब में अपने चैनल में मैंने डाल भी रखी है ताकि लोग उस जमाने की वीडियो को देख पाए। एंड यही चीज हम पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में पहले से एडवांस में समझते हैं और इसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सिमिलरली जैसे कुछ चीजें जैसे LIC IPO जो शायद मुझे लगता है कि बहुत पुराने हमने बात करी थी, तब शायद LIC IPO का कोई जिक्र भी नहीं था। एंड उसके बाद इवन जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बहुत पहले जिक्र करी थी, जिसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा कोई जिक्र ही नहीं था। तो ये एक तरह से या इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी कुछ महीने पहले बोला, या सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगी इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत, और आप देख सकते हैं कि उसका कहीं जिक्र नहीं था और आज हम वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिलेटेड इवेंट्स एनालिसिस होता है। अब जो यहां पे जिस तरीके से आप मेरे से समझना चाह रहे हैं कि अब वर्ल्ड यहां से और कैसे शेप होते हुए दिखता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं जितना मैं पैशनेटली ऐसे इवेंट एनालिसिस को समझ रहा हूँ, जो थर्ड वाला इवेंट एनालिसिस फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बहुत एक्सपोजर लिया है और गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा आता है, और मुझे लगता है कि ये टोटली गॉड की ब्लेसिंग रही है कि वो चीज में एक्सपोजर अपने को मिला। मगर जो अब मेरा पैशन है जिसको मैं और सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ, उसके तहत मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था वैसे ही 2020 में कोविड आया। फिर उसके बाद स्पेनिश फ्लू के बाद क्या हुआ, स्पेनिश फ्लू के बाद सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। यहाँ पे भी हमें सप्लाई चेन डिसरप्शन दिख रही है। अभी हमने जो वेबिनार्स भी करे पर्टिकुलरली जो सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसमें हमने एल्फ्रा मैक्स और स्यूज मैक्स और VLCC वो सारी बातें करी, और वहां पे हमने पूरी सप्लाई चेन डिसरप्शन की बातें करी। वही जो पहले हुआ था आज से 100 साल पहले वही दोबारा रिपीट हो रहा है। सिमिलरली जब ये सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा तो क्या होगा, रॉयट्स होंगे। और आप देखो वर्ल्ड में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, राइट्स हो रहे हैं। फिर क्या हुआ वहां पे वर्ल्ड में एक तरह से रिसेशनरी फेजेस आए। यहाँ पे भी रिसेशनरी फेजेस, स्लो डाउन के फेजेस आएंगे। वहां पे भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी मगर डिमांड के कारण नहीं, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण, इसलिए कम्युनल राइट्स हुए। यहाँ पे भी महंगाई अब बहुत तेजी से बढ़ेगी, डिमांड के कारण नहीं, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण, एंड इसलिए कम्युनल राइट्स होंगे, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। फिर उसके बाद वहां पे क्या हुआ, वार हुआ। यहाँ पे भी वही फेज बन रहा है, यहाँ पे भी वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, और शायद मैं तो 3-4 साल से बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन और फर्दर एग्रेवेट होते हुए दिखती है। सो
मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल फेज है, ये ओवरऑल फेज शायद ये जो डेकेड है 2020 से लेकर 2030 का जो डेकेड है, ये एक तरह से काफी चैलेंजिंग रहेगा सारों के लिए। एंड इसी में अगर हम ब्रॉड पॉइंटर समझने की कोशिश करें ओवरऑल, मुझे लगता है कि इसका शायद जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं 2019 के आसपास वर्ल्ड में एक डिस्ट्रस्ट पैदा होना शुरू हो गया था। स्पेशली मैं यूं कहूंगा कि डिस्ट्रस्ट के साथ साथ जैसे ट्रेड वार शुरू हुआ यूएस चाइना के बीच में, उसके कारण हर इकोनॉमी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन से हटके डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ रही थी। यानी कि हर कोई क्या कह रहा था, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, चाइना फर्स्ट। हर कोई अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, किसी और को साथ में लेके नहीं चलना चाहता। यानी कि पहले लोग साथ में लेके चल रहे थे, देश आपस में लेके चल रहे थे, ग्रुप था, लोग आपस में, देश आपस में ग्रो कर रहे थे। मगर ऑल ऑफ अ सडन द लास्ट 4 to 5 years हमने देखा कि देश अपने आप को ग्रो करना चाहता है किसी और को रोक के, किसी और को काट के। और ये जो पॉलिसी इन मेकिंग बनी, उसके कारण जो डिस्ट्रस्ट बना, ये इसको मैं डी ग्लोबलाइजेशन बोलता हूँ। और इसके ऊपर हमने कई वेबिनार्स भी करे हैं, हमारी वीकली इंटरेक्शन में हमने पोर्टफोलियो एजुकेशन में बात भी करी है 2018-19 में, और कुछ मैंने यूट्यूब पे कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ वीडियोस भी डाले हुए हैं। और वहां से आप देखो वैसा ही फेज बन रहा है। अब जब ये डी ग्लोबलाइजेशन या जो डिस्ट्रस्ट का माहौल बन रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें वर्ल्ड 2 टुकड़ों में बटेगा। यानी कि 2 सो कॉल्ड सुपर पावर्स अलग हो रही है दोबारा, जैसे पहले भी हुआ था। यहाँ पे एक वर्ल्ड का टुकड़ा रशिया लीड कर रहा है, एक वर्ल्ड का टुकड़ा यूएस तो लीड कर ही रहा है कई सालों से। अब इसमें क्या होगा, ये जो 2 डिविजन्स हो रही हैं, इसमें वार लाइक सिचुएशन जो बनेंगी, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये वार लाइक सिचुएशन 3 फेजेस में बन रही है वर्ल्ड में। एक फेज हमने देख लिया ना, ये रशिया यूक्रेन, और मैं पिछले 6-8 महीने से बोल भी रहा हूं कि चाइना ताइवान का भी फेज बनेगा। अब देखो चाइना ताइवान की न्यूज आ रही है, शायद कई ग्रुप्स में मैंने मैसेज भी करे हैं बड़े पुराने कि जून के आसपास ऐसा दिखा। और आप देखो अभी मई मिड में हम घूम रहे हैं और मई मिड के आसपास न्यूज आने लग गई है कि चाइना अपना ताइवान के आसपास पूरा दोबारा बेस बना रहा है वगैरह वगैरह। और देखो जनवरी में प्रेडिक्शन करने की कोशिश थी, और आप देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। यानी सेकंड जो एक्सट्रैक्ट बनेगा वो चाइना ताइवान के अराउंड बनेगा। तीसरा मैंने जिक्र किया पहले, वो है मिडल ईस्ट की जो टेंशंस बनेंगी, स्पेसिफिकली बिटवीन ईरान एंड सऊदी। ये एक गेम चेंजर रहेगा। तो यानी कि ये 3 जो फेजेस एक्सट्रैक्ट्स हैं वर्ल्ड में, जो वार लाइक सिचुएशन बन रही है, ये ओवरऑल बढ़ते बढ़ते एक टोटल एक बड़ी वार की तरफ लेके जा रही है। एंड यानी कि एक माहौल पूरा खराब होने के कतार पे है। और एक बड़ा माहौल जब खराब होगा तो बट ऑब्वियस है कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, और उसके कई तरह के चैलेंजेस हमने अभी जस्ट रिसेंटली जो हमने जो वेबिनार्स भी करे, जिसमें हमने जिक्र किया कि वार लाइक सिचुएशन अगर पैदा हो रही है तो कई कंट्रीज पहले से अपने देश में कमोडिटीज को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि काफी अपने रिजर्व्स इकट्ठे करेंगे, नॉट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बट कमोडिटी रिजर्व्स। इसके बारे में मैंने कुछ छोटे छोटे मैसेज हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स में भी भेजे, मगर वेबिनार्स में मैं पूरे एक्सट्रैक्ट में पूरा डिटेल में मैं ब्रीफ में बता पाया। एंड चाइना ने ऑलरेडी वीट रिजर्व्स, वर्ल्ड में जितना वीट है उसका 60-70% जो रिजर्व्स है वो चाइना ने एक्यूमुलेट कर लिया है। यूएस के पास सिर्फ 6% ऑफ द वीट रिजर्व्स है। यानी कि ये जो रिजर्व्स कमोडिटी के जो इकट्ठे कर रहे हैं, एंड यू नो इट, कमोडिटी रिजर्व्स कैन नॉट बी प्रिंटेड, यू हैव टू अक्वायर इट। तो यहाँ पे इन रिजर्व्स को एक्यूमुलेट करने के कारण वर्ल्ड में सप्लाई चेन की डिसरप्शन बन रही है। यानी कि ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन बन रही है ना सर, इसमें क्या होगा कि मैं शायद यूं समझता हूं कि इन्फ्लेशन डिमांड साइड पे जो बढ़ती है वो हेल्दी होती है, मगर यहाँ पे सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो रहा है, चाहे वॉर के कारण या कुछ बड़े बड़े देश कमोडिटीज को होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने पास, तो इसके कारण एक तरह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। और ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं शॉर्टेज जो लेकर आ रही है उसके कारण कई लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, और इसीलिए कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। और इसीलिए मैं शायद यूं कहूंगा कम्युनल राइट्स के साथ साथ कई इकोनॉमीज का डाउनफॉल होगा, और हो भी रहा है। एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से पूरा फेज बन रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमीज डाउनफॉल हो रही हैं, कहीं ना कहीं
सप्लाई चेन डिसरप्शन में यूरोप के कई देश इंपैक्ट होंगे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगे। और इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया है कि नाटो में से कई कंट्रीज जो हैं वो यूएस के अगेंस्ट होंगे। नाटो में से कुछ कंट्रीज शायद नाटो को छोड़ेंगे, कुछ नाटो के कंट्रीज या यूरोजोन के कंट्रीज शायद रशिया का साथ देंगे वोकली, यानी कि कई देश आपस में बीच में टूटेंगे, नाटो बीच में टूटेगा, कुछ नाटो से एग्जिट करेंगे और उसके कारण और बड़े ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे। बट वैसे एक ग्रुप में तो जहां रशिया, चाइना, ईरान, ये सारा एक ग्रुप दिखता है, वहां पे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो एक ग्रुप दिखता है। मगर इसके जो रेपरकशंस है वो बहुत बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रस्ट बन रहा है, या लेट अस से जिस तरह से ग्लोबल जो पैरामीटर जो फोर्सेस बन रही हैं रादर, इसके कारण क्या होएगा कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो वर्ल्ड में बन रहा है वो वापस आने की स्टेज पे नहीं जा रहा। ईगो क्लैश हो रहा है सारे बड़े लोगों का धीरे धीरे करके। एंड ईगो क्लैश में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं देशों को लग रहा है कि बाइडन इज नॉट एबल टू मैनेज द होल एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड। एंड उसके कारण शायद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बाइडन को बिठाने की बातें हों। अब बिठा तो वैसे सकते नहीं क्योंकि पॉलिटिकली जीत के आया है, तो शायद हेल्थ ग्राउंड्स पे कोई इशू आएगा या जो भी, तो बाइडन को साइडलाइन करके मे बी कमला हैरिस को एक तरह से प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। एंड बट ऑब्वियस ऐसी कई चीजें वर्ल्ड में कई देश जो हैं ऐसा करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके कारण क्या होएगा जीपी सर, एक और बड़ा चैलेंज जो मेरे को दिखता है वो ये है कि कमोडिटी रिजर्व्स अगर मेरे को एक्यूमुलेट करने हैं तो बड़े कंट्रीज के पास तो कमोडिटी रिजर्व्स या तो है नहीं, या ऑलरेडी जो अपने हैं उनको दबा के रखना चाहते हैं। तो छोटे छोटे कंट्रीज के कमोडिटी रिजर्व्स को हत्याएंगे, अक्वायर करेंगे। एंड छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनके पास जो कमोडिटी रिजर्व्स हैं, उनको उन कमोडिटी रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करना आता नहीं क्योंकि उनके पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एक्सप्लॉयटेशन होएगा छोटी छोटी इकोनॉमीज का, जहां पे कोबाल्ट है, लिथियम है, कॉन्गो है जैसे, या अफगानिस्तान के साथ जैसे कई तरह की बातें कर रहा है चाइना। ये सारा जो एक्सप्लॉयटेशन होएगा तो कहीं ना कहीं उन देशों को समझ आएगा ये तो हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन के दौरान क्या होगा, अनरेस्ट होएगा उन छोटे देशों में अगेंस्ट देयर ओन कंट्रीज लीडरशिप, एंड जैसे हमने श्रीलंका में देखा, एंड ऑल्सो अगेंस्ट द बिग कंट्रीज जो उनके देशों में आके कमोडिटीज को लूट रहे हैं। वो बिग कंट्री रशिया भी लूट रहा है, वो हो सकता है यूएस भी लूट रहा है, चाइना भी लूट रहा है, और छोटे छोटे इकोनॉमीज इन सारों के अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड वहां पे ये जो राइट्स है ये ट्रिगर होके जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे भी राइट्स होंगे, क्योंकि वहां पे भी डाउनफॉल शुरू होएगा। और मेरे को तो, मैं तो पहले भी से जिक्र ही कर रहा हूं, रशिया का डाउनफॉल एमिनेंट है, दिख रहा है, होगा। मगर रशिया के साथ साथ अभी आपको यूरोप का, यूरोजोन का काफी मैसिव डाउनफॉल दिखेगा, स्पेशली सम इकोनॉमीज जहां पे मेरे को लगता है कि वॉर और एक्सटेंड हो सकती है। मैंने पहले भी जिक्र किया और मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं, शायद ये रशिया जो यूक्रेन का अटैक है ये शायद पोलैंड की तरफ, रोमानिया की तरफ और एक्सटेंड हो सकता है, और उसके कारण इनडायरेक्टली जर्मनी, फ्रांस भी इंपैक्ट हो सकते हैं। यूके के ऊपर डायरेक्टली हो सकता है कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है रशिया का। तो उसके कारण यूके विल बी द नेक्स्ट इकोनॉमी एज वेल अलॉन्ग विद यूरोप जो रिसेशनरी फेज में जाएगा। बट वैसे चाइना भी धीरे धीरे करके रिसेशनरी फेज या स्लो डाउन फेज में जा ही रहा है। और आपको याद होएगा हमने 2020 में, 2019 में जिक्र किया है कि वन फाइन डे चाइना भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आएगा, और तब चाइना के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते थे, इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट जीडीपी ग्रोथ है, वगैरह वगैरह। आज हम देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है। दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज इवेंट एनालिसिस। एंड कहीं ना कहीं मेरे को दिखता है कि ये क्राइसिस यूएस में भी अगले 6-8 महीने में आते हुए मेरे को दिखता है। सो यूएस विल आल्सो फेस अ बिग स्लो डाउन, मे बी अ बिग रिसेशन। एंड जिस तरीके से मेरे को लगता है कि देश आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई, इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, इट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वेपन्स। बट ऑब्वियसली अभी तो वेपन्स निकले ही नहीं है। अभी तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डरावने, डेंजरस वेपन्स टू कम आउटसाइड। मे बी रशिया विल शोकेस सम ऑफ इट्स डेंजरस वेपन्स, और कई बड़े बड़े वेपन्स बीच में रास्ते में आएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, करेंसी वॉर तो हो ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वील सी अ स्पेस वॉर। स्पेस वॉर का मतलब कई बड़े बड़े कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज के स्पेस शिप्स, जो स्पेस क्राफ्ट है या सैटेलाइट्स है, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सैटेलाइट्स को तोड़ने का मतलब है, आजकल वॉर का जो एज है वो स्पेस सैटेलाइट से ही मिलता है। उसके कारण
टेक्नोलॉजी दोबारा इवॉल्व होगी, न्यू सेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल कम इनटू प्लेस, न्यू सेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल कम इनटू प्लेस, communication telecommunication sector will grow like anything, space sector will grow like anything, revamp like anything. एंड मुझे लगता है कि ये एक तरह से ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमें आने वाले समय में जो मेजर स्पेस में एक तरह से या टेक्नोलॉजी में या वाटर में, वाटर इज वन ऑफ द न्यू की थिंग्स जिसके ऊपर सारे कंट्रीज अक्वायर करने की कोशिश करेंगे। लैंड से हट के अब सारे लोग वाटर की तरफ जाए, क्योंकि वाटर दो कारण, एक तो कारण है आप वाटर में अगर प्रेजेंस कर लो तो आप सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकते हो, अपने मुट्ठी में ला सकते हो। अभी हमने जो वेबिनार में डिस्कस क्या किया, स्यूज मैक्स, अल्फ्रा मैक्स, वीएलसीसी, कैसे पूरा चेंज हो सकता है, और वो चेंज अगर हो जाए, पूरी चेंज जो है अगर पूरी चेंज हो जाए तो आप सोचो, हमने डिस्कस किया कितनी बड़ी दिक्कत एग्रावेट हो सकती है। एंड इसलिए वाटर के ऊपर हर कंट्री, हर सुपर पावर प्रेजेंस बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा, ताकि सप्लाई चेन उसके कंट्रोल में हो। साथ में वाटर के अंदर भरमार रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने एक वेबिनार भी किया था आर्कटिक ओशन के ऊपर। आर्कटिक ओशन में कितनी रिसोर्सेज हैं जो शायद अगले 100 साल के लिए, जिस देश को अगर वो रिसोर्सेज मिल जाएं तो अगले 100 साल वो राज कर सकता है। एंड रशिया ने इसीलिए आर्कटिक ओशन में पूरा प्रेजेंस बना रखा है। एंड रशिया वेट कर रहा है कि 2050 तक जैसे जैसे पानी पिघलता रहेगा उसको वो सारी रिसोर्सेज मिलने लग जाएंगी, और इसलिए रशिया ना तो चाइना को आने देता है ना यूएस को आने देता है। यानी कि वाटर एंड स्पेस जो है यहाँ पे की थिंग्स होंगे। बट ऑब्वियसली इसके कारण ये जो पूरा अनरेस्ट है, या जो वाटर लाइक एलिमेंट है, वाटर लाइक एलिमेंट के कारण या ये जो अनरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है, इसके कारण नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ेंगे। इनफैक्ट एज अ टेम्पररी फेज अगले 3-4 महीने में आपको दिखेंगे, अगले 3-4 महीने में अलॉट मेनी साइक्लोन्स कमिंग, स्पेशली इन यूएस, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अलॉट मेनी टॉर्नेडोज कमिंग, फ्यू अर्थक्वेक्स कमिंग। क्योंकि ये भी ये मेरा पैशनेट वाला जो फील्ड है जो मैं आजकल सीख रहा हूं, तो मैं उसके तहत बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले भी बताया था ना, आपने देखा होगा, गूगल अगर आप करो तो जो मैंने आपको डेट्स के आसपास बताया था या जो महीने बताया था, गूगल करो, उस दौरान ऐसा हुआ। एंड आप देख सकते हैं कि अब ऐसा वाटर के रिलेटेड अर्ली रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल, मैसिव रेनफॉल, मे बी सऊदी में आपको स्नोफॉल दिखेगी, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट एरिया में स्नोफॉल दिखेगी, या केरला में आपको मैसिव रेन दिखेगा इस बार। एंड मैसिव रेन के कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में चैलेंज आएगा, इंपैक्ट आएगा। इस बार अर्ली मॉनसून दिखेंगे आपको इंडिया में। एंड बट ऑब्वियसली वर्ल्ड में और स्पेसिफिकली यूएस में बड़े बड़े टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन इन इंडिया एंड अब्रॉड ये बनती है, दिखती है। एंड इसके कारण क्या होएगा ना, स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो भी इंपैक्ट होंगे। पाकिस्तान मैसिवली इंपैक्ट होएगा, चाइना मैसिवली इंपैक्ट होएगा। आपको याद होगा 3-4 साल पहले मैंने बोला था कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होएगा, चाइना डिसइंटीग्रेट होएगा। देखो धीरे धीरे करके उसी फेज में जा रहा है सब कुछ। पाकिस्तान में अनरेस्ट शुरू हुआ, फिर उन्होंने तालिबान से हाथ मिलाया, आज तालिबान उनके अगेंस्ट हो गया है, इमरान खान आउट हो गया है, अभी ये जो करंट लीडरशिप है अभी ये भी आउट होते हुए दिखेगी। अभी बहुत बड़ा अनरेस्ट दिखेगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इमरान खान शायद अंदर हो जाएगा, जब वो अंदर होएगा तो लोग और सड़कों पे आ जाएंगे, राइट्स हो जाएंगे, फिर वहां से तालिबान भी बीच में कूदेगा लड़ने के लिए, आर्मी टेक ओवर करने की कोशिश करेगी। ऐसे करते करते फिर लोग सड़कों पे आएंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा एंड पीओके हमारा होगा, जो हमारी टेरिटरी हमारे पास आएगा, बलूचिस्तान अलग इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसी चाइना में भी होएगा, चाइना में भी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेशन होएगा, अक्साई चीन हमारी टेरिटरी हो जाएगा। दिस विल सी आने वाले समय में, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हालांकि कई लोग जो नए नए जुड़े हैं या जो अभी जो सोच रहे हो कि क्या बकवास बातें कर रहा है यार, ये फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करता है अच्छा लगता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करता है अच्छा करता है, ये कहाँ नेचुरल कैलेमिटीज की बात कर रहा है। तो मैं आपको इवेंट जो मैं सीख रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा होगा, जो लोग पुराने जुड़े हैं उन्होंने देखा है, मगर अगर जो नए लोग जुड़े हैं जब वो देखेंगे और ऐसा होगा तो बट ऑब्वियसली देन दे विल ट्राई टू फॉलो अस मोर, है ना। तो ऐसा करते करते मेरे को लगता है कि धीरे धीरे करके मोर ऑफ चैलेंजेस जहां पे पाकिस्तान एंड चाइना में आएगा, तो दे विल आल्सो ट्राई टू क्रिएट चैलेंजेस इन इंडिया। अब ये पूरे एपिसोड में क्या है ना, जहां वर्ल्ड दो टुकड़ों में बंट रहा है, इंडिया नो नॉनसेंस करेगा। इंडिया कहेगा भाई मैं दोनों के साथ हूं, दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करूंगा। सुलह होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो बहुत बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन है ही है अगले जो हम 10 साल की बात कर रहे हैं। वहां पे इंडिया सुपर पावर इमर्ज हो रहा है एंड इंडिया इज बाउंड टू बिकम अ सुपर पावर नाउ। और ये मैंने 5-6 साल पहले बोला था, आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके उसी फुटस्टेप्स पे चल रहा है सब कुछ। आज रशिया के
की पर्सन के आने से पहले यूरोजोन का, यूके का, यूएस का हर आदमी इंडिया में लैंड करता है कि भैया पहले हमारी बात सुन लेना रशिया से मिलने से पहले। ये क्या है? ये पहचान सुपर पावर बनने की ही है। आज वर्ल्ड कह रहा है कि इंडिया बचा सकता है, इंडिया बात कर सकता है, इंडिया हमें रास्ता दिखा सकता है। क्या है ये? सुपर पावर इंडिया बन रहा है और हमें इंडिया सुपर पावर बनते हुए दिखेगा। मगर जिस तरीके से हम सुपर पावर बन रहे हैं, जिस तरीके से हमारी करंट लीडरशिप वेरी बोल्ड लीडरशिप है, और जैसे हमने यूएस को आंख दिखाई है कि हमें मत सिखाओ, वापस जाओ, और हमने कई जगह यूएस, यूके, यूरोजोन को मना किया है कि हमें आंख मत दिखाओ और हमें मत समझाओ कि क्या कर रहा है, तो उनको भी तो ईगो प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी आप देखेंगे अगले फ्यू मंथ्स में, 3 4 5 महीने में इंटरनेशनल मीडिया में करंट लीडरशिप जो हमारी इंडिया की है उसके बारे में नेगेटिव न्यूज छपेगी, और कई तरह का पैसा हिंदुस्तान में आएगा जो इंडिया में कम्युनल राइट्स को प्रोवोक करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, और आप देख सकते हैं कम्युनल राइट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, पिछले 4 5 महीने से हो रहे हैं, और अभी आपको अगले 3 4 महीने में और दिखेंगे, एग्रावेट होते हुए दिखेंगे। बट वैसे जब एग्रावेट होंगे तो गवर्नमेंट भी बहुत बोल्ड स्टेप्स लेगी। बोल्ड स्टेप्स लेगी तो बट ऑब्वियस है, बोल्ड स्टेप्स लेने के कारण लोग और बाहर निकलेंगे, फिर और बोल्ड स्टेप्स आएंगे। बोल्ड स्टेप्स में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मिक्स डिसीजंस आएंगे। कुछ सुप्रीम कोर्ट अच्छे डिसीजंस खुद लेकर आएगी, मगर कुछ सुप्रीम कोर्ट में लोग ऐसे हैं जो इस करंट लीडरशिप के अगेंस्ट है, वो नेगेटिव रूलिंग भी लेकर आएगी। उस नेगेटिव रूलिंग को कंपनसेट करने के लिए, टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल में रिफॉर्म्स ले आएगी। कई तरह के बिल्स जिसके हमें इंतजार है, वो बिल्स अब पास करवाएगी गवर्नमेंट। उसके कारण और राइट्स पैदा होंगे और लोग सड़कों पे आएंगे। तो ये सारा जो चैलेंज है वो पर्टिकुलरली आपको अगले 5 6 महीने में पर्टिकुलरली इंडिया में दिखेगा। एंड क्या है कि मैं शायद पहले भी जिक्र किया है, इंडिया को कोई सुपर पावर बनने से रोक नहीं सकता, बनना तो है, बनना तो तय है। एंड ऐसी कई इवेंट्स हैं जीपी सर, शायद मेरे को लगता है बहुत लंबी मैंने बात कर लिया और आंसर दे दिया, बट ब्रॉडली ये मेरे को इवेंट्स दिखते हैं अगले 10 साल में। एंड जो छोटी छोटी बीच बीच में इवेंट्स होंगी वो हम वैसे ही डिस्कशन करते रहेंगे, जो वीकेंड पे हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में काम करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में मैं धीरे धीरे करके बताता रहूंगा, या जो हम मंथली वेबिनार्स करते हैं 2 से 3 एवरी मंथ, तो उसमें हम इसके बारे में और जिक्र करते ही रहेंगे। इन द मीनवाइल यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जीपी सर, वो ये है कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो अभी यंग जनरेशन है ना, जो बच्चे हैं हमारे, जो जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, जो समझो अबव 7th या 8th क्लास है से लेके जो अभी समझो पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसे हैं, या जिनका अभी अभी समझो पोस्ट ग्रेजुएशन में निकलने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन हमें आज प्लान करनी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले 10 सालों में जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके कारण वो क्वालिफिकेशन मैच करनी पड़ेगी ताकि वो नेक्स्ट इंडिया में, न्यू इंडिया में वो काम आ पाए। सेकंड, उनका स्किल सेट, हमें उनका स्किल सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में स्किल सेट डिफरेंट होएगा। जैसे क्वालिफिकेशन डिफरेंट होएगी मॉडर्न इंडिया में, वैसे स्किल सेट भी डिफरेंट होगा। और यहां पे मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्वालिफिकेशन कोशिश करो हिंदुस्तानी क्वालिफिकेशन लो, ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड से अगर करके आप क्वालिफिकेशन इंडिया में आना चाहोगे, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा आने वाले समय में। यानी कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवाने की कोशिश करो। और वैसे भी आपको तीसरा एक और डिसीजन लेना है, एक तो है क्वालिफिकेशन का डिसीजन, एक है स्किल सेट का डिसीजन, और तीसरा है कि बच्चे को आप कहां चाहते हैं कि अल्टीमेटली वो सेटल हो। क्योंकि पहले हम 30 साल पहले सोचते थे कि यूएस में सेटल हो जाए, 10 साल पहले से हम सोच रहे हैं कनाडा में सेटल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाए। आज मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इंडिया में सेटल करवाओ। क्योंकि घूम फिर के अब ये जो बाहर जो लोग सेटल्ड है ना, वो इंडिया आने की कोशिश करेंगे आने वाले 10 20 सालों में। तो आप सोचो, पूरा उनका जनरेशन चैलेंज आ जाएगा। यानी कि जो बच्चे आज वहां पे सेटल होने की कोशिश करेंगे, वो वहां पे 5 10 साल की नौकरी करेंगे, वहां पे शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो जब 10 20 साल का जब इनको इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनेगा और वहां पे उनकी इकोनॉमीज में चैलेंज होगा, वहां पे इन जनरेशन को चैलेंज आएगा। तो ये डिसीजन भी बड़ा केयरफुली लेना है कि आप बच्चे को सेटल का करना चाहते हो। और साथ में हमने जैसे यूक्रेन की हालत देखी, ऐसा भी यूके यूरोप में खुदा ना खास्ता हो जाए, या खुदा ना खास्ता यूएस में ऐसा हो जाए, तो कहां से भगाओगे अपने लोगों को, अपने बच्चों को। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अपना देश अपना होता है। एंड इसी में एक और फोर्थ पॉइंट ये है कि द काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स एंड प्रोफेशंस वो भी चेंज होंगे और हो रहे हैं। और मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं, इनफैक्ट
जो लोग अभी नए लोग जुड़े हैं या जो इसको शायद बाद में देखते होंगे, क्योंकि इसका कुछ रिकॉर्डिंग वर्जन हम शायद यूट्यूब पे भी डालने की कोशिश करेंगे। मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे जिसमें मैंने बताया कि 1991 से जो रिफॉर्म्स हैं या जैसे जैसे इकोनॉमी इंडिया की शुरू हुई है, इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे कैसे लोगों के प्रोफाइल्स, क्वालिफिकेशंस, माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो है, आई थिंक 1.5-2 घंटे की वीडियो है, मगर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं एंड आप भी देखें, बहुत फायदा होगा, रिक्वेस्ट है मेरी। एंड उसी में एक एक्सट्रैक्ट वर्जन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, जॉब प्रोफाइल्स जहां चेंज होंगे, आप देखना द लेंथ ऑफ जॉब्स जब किसी बच्चे को मिलेगी वो भी कम समय के लिए मिलेगी। पहले क्या होता ना, 20 साल में आदमी कमाना शुरू करता था, वो 70 60 70 साल तक काम करता था। अब ऐसा नहीं होएगा। अब मे बी 10-15 ईयर्स के लिए ही उसकी नौकरी रहेगी। 10-15 ईयर्स के बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाएगा कि या तो वो नौकरी छोड़ जाएगा, दुनिया छोड़ जाएगा, या अल्टीमेटली परेशान होके रिजाइन कर देगा। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है वर्ल्ड में। तो इसलिए जॉब प्रोफाइल्स भी, जॉब की जो लेंथ है वो 10-15 ईयर्स की रह जाएगी। हाँ, पैकेज ज्यादा दिया जाएगा, यानी कि 15 साल में जो कमाना है कमा लो यार, यानी पैकेज एकदम से ज्यादा, 15 साल का सारा पूरा प्रेशर दे दिया जाएगा, और उस 15 साल में उस प्रेशर में आदमी की हेल्थ डिटोरेट हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, और 15 साल के बाद उसको कंपनी कहेगी चल भैया दफाओ, अब हम न्यू रिसोर्स ले रहे हैं, यंग रिसोर्स ले रहे हैं, जो उस टाइम का यंग टेक्नोलॉजी या यंग टैलेंट या यंग स्किल सेट या यंग नॉलेज या यंग क्वालिफिकेशन लेकर आया है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सकती है अगर राइट स्किल सेट या राइट क्वालिफिकेशन ना रही, क्योंकि 15 साल के बाद जब वो जॉब प्रोफाइल में से आपको निकाला जाएगा या जब जॉब की लेंथ खत्म हो जाएगी, तो आपको कुछ स्किल सेट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिससे आप अपना काम कर पाए या जिससे आपके बच्चे अपना काम कर पाए। ये सोच बहुत जरूरी है। बट ऑब्वियस है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा कहता ही रहूंगा, ये पूरे उथल पुथल में हमारा जो पोर्टफोलियो ऑफ मनी है ना, जिसके ऊपर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो पोर्टफोलियो ऑफ मनी भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा। और मैं ओपनली बार बार कह रहा हूं और एक बार दोबारा कहता हूं, अगर हम किसी बैंकर के या ब्रोकर के या किसी दोस्त के या सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस के या सो कॉल्ड सोशल मीडिया के कहने पे अगर हम अपना पोर्टफोलियो में पैसा लगाते हैं ना, तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जब तक हम खुद काबिल नहीं बनेंगे, और काबिल भी वो काबिल जो मैं बताना चाह रहा हूं, यानी वो काबिल नहीं कि सर मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस आता है, मैं कई सालों से लॉन्ग टर्म करता हूं, या मैंने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स कर रखे हैं वगैरह, वो ज्ञान काम नहीं आएगा। पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो ज्ञान है वो काम के नहीं आएगा, क्योंकि जब आप और बड़े ब्रह्मांड में घुसेंगे और अच्छी नॉलेज में घुसेंगे, आपको समझ आएगा जो आपको आता है वो नहीं आता है। एंड इसलिए मैं यूं कहूंगा कि अगर आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और वो पैसे को अगर हम किसी बैंकर, ब्रोकर, रिलेशनशिप मैनेजर, दोस्त, किसी और को देते हैं, वो पैसा डूब जाएगा। एंड अगर आप खुद सोच रहे हैं कि आपको आता है, एक बार चेक तो कर लो कि आता है या नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा वही रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट 6 महीने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज हमारे गोल्ड में एक बार आके देखो। अगर आपको आता है तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना आता है, और अगर नहीं आता है तो अच्छा है ना, क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में अगर आप 6 महीने रुक गए, स्पेसिफिकली गोल्ड में, आप कहीं और नहीं जाओगे। और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कहीं और आपको नॉलेज मिल रहा है, वहां जाओ, मगर बिना नॉलेज के खुद की नॉलेज की अपग्रेडेशन करे अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी क्यों ना हो। और इसके ऊपर मैंने कई बातें लॉन्ग टर्म वगैरह की कई बातें बार बार कर रखी हैं। तो बट ऑब्वियस है, शायद मैं बार बार कहता ही रहूंगा कि अगर आपको सीखने का मन है, और या आपको लगता है कि आपको आता है, या आपको लगता है कि अब मेरे को पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए, एक बार ऑथेंटिकली जुड़ के देखो। एंड सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में हम पोर्टफोलियो की बातें नहीं करते, किसी को सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट सीखनी है तो फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में जुड़ के देख लो। एंड बट ऑब्वियस है, कईयों के बच्चे जो 7th क्लास एंड अबव हैं, उनके लिए हमारा सारथी फॉर किड्स इनिशिएटिव है, ताकि बच्चों को भी ये सारी चीजें यंग उम्र में सिखाई जाए। तो बट ऑब्वियस है, बच्चे हैं 7th क्लास से एंड अबव, सारथी फॉर किड्स, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट सीखनी है, समझनी है कि कैसे बिहेव करती है, तो फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विसेज। पोर्टफोलियो डेवलप करना सीखना है, शेयर मार्केट सीखनी है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, लिक्विड, इलिक्विड, रिस्क फ्री, रिस्की कैसे बनता है, तो फिर पोर्टफोलियो एजुकेशन। यानी कि इसी से ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके आप और सीखते रहेंगे। और ये जो ब्रॉड इवेंट्स जो मैंने बताया ना जीपी सर,
ये ब्रॉड इवेंट्स में जो उथल पुथल है उसमें बचे रहेंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे।